आज हम लोग मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो जाइए और आप लोग वहाँ विजिट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं मुगल प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? तो सरकार के नाम से जाना जाता था, मुगल प्रशासन में जिले का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में जनपद यानी जिला कहलाता था, तो क्या कहलाता था? तो ये सरकार कहलाता था मुगल काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में सेना का प्रधान। ठीक है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो कौन था? तो मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट आपका कि मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ। ठीक है, इसको चूज करना है कि नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था एंड आर आपका केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की ठीक है प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ए आर दोनों सही है, ए आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ठीक है, किसे? तो मनुची को। ठीक है, मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से विचार करना आदि वे घुड़सवार। ठीक है, आदि वे घुड़सवार सिपाही थे। तो फर्स्ट जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपनी को संकलन नहीं किया। और साथ नेक्स्ट तीसरा है कि सम्राट जिनका आसन कर्नल था। फोर्थ है जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संकलन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? इसमें 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान किया था और जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने संकलन नहीं किया था। एंड थर्ड है कि सम्राट जिनका आसन कर्नल था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि मुगल प्रशासन में मुहद्दसिब। ठीक है, मुहद्दसिब था क्या चीज था? तो लोक आचरण का अधिकारी होता था। मुहद्दसिब लोक आचरण का अधिकारी होता था। ठीक है, आगे है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू थी ताकि किस लिए? तो ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसलिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर प्रचलित थी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था में सत्य नहीं है? ठीक है, यानी मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? तो उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, यानी ये सही नहीं है। बाकी इसमें 33 वर्ग थे, ये सही है। और उन्होंने मशरूत अथवा सशर्त प्राप्त होते थे। ठीक है, ये सही है। एंड समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पहला है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि मनसबदार के 3 वर्ग होते थे और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो दीवान कार्यालय तो इसका हो जाएगा यानी सिर्फ यानी इसमें डी से हो जाएगा, यानी 1 और 3 से हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका था कि जात एवं सवार पद प्रदान किया जाता था और फोर्थ आपका इसमें आपका 3 नंबर है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुगल प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, यानी मुगल प्रशासन के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? ठीक है, तो जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? तो इसमें आपका दोनों गलत है। ठीक है, नहीं 1 नहीं 2 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ठीक है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत तो भू राजस्व था। आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ठीक है, मुगल कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जो माल था प्रतिनिधित्व करता था, तो किस चीज का? तो आपका ये हो जाएगा अनुभू राजस्व का। ठीक है, अनुभू राजस्व का प्रतिनिधित्व जो माल प्रतिनिधित्व करता था किस चीज का? तो भू राजस्व का।
ठीक है, भू राजस्व कहता था। मुगल सम्राट किसने जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो कौन लगाता है? तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है कौन सा? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, मदद ए मास भूमि। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। चकला शब्द का प्रयोग हुआ था तो किस लिए होता है? तो सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाइयां थी लेकिन सरकार समानार्थी था। ठीक है, चकला शब्द है। नेक्स्ट है कि आपका मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। एंड नेक्स्ट दूसरा है कि मनसबदारी का पद पैतृक होता था। ठीक है, तो केवल इसमें एक हो जाएगा यानी मनसबदारी व्यवस्था कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसमें कथन और कारण दोनों दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा बोल रहा है कि सही है? मुगल मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, एंड आर है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है कि आपका ए और बी कथनों को पढ़े व्याख्यान को पढ़े और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। एंड बी है कि मुगल प्रशासन के अधीन उच्च अधिकारी यानी पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसमें दीवान ए तन, तो दीवान ए तन किससे हो जाएगा? तो दीवान ए तन आपका जागीर व वेतन को देखना था यानी ए का 3 हो जाएगा। एंड बी है कि मुस्तरफी यानी मुस्तारफी का काम हो जाएगा तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना यानी बी का 4। एंड मुशरिफ मुशरिफ का काम होता था आपके कि कार्यालय को संभालने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड लास्ट है वाक्या वनीस। ठीक है, वाक्या नवीस हो जाएगा आपका प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करना। ठीक है, इसमें मैच करेंगे बी है। आगे यहाँ पे मिल सकते हैं क्या कि दीवान एहतन यानी इसका क्या चीज कर्तव्य था? तो जागीर व वेतन देना था। और मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था। और मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। एंड वाक्या नवीस था प्रमुख घटना व फरमाने को सूचीबद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना नहीं बादशाह और उसका दीवान। ठीक है, तो अकबर अकबर किससे हो जाएगा? तो अकबर मुजफ्फर खान से हो जाएगा। जहांगीर आपका गियास बेग एतमादुल्ला हो जाएगा। शाहजहां का आपका सादतुल्ला खान। एंड औरंगजेब असद खान। ठीक है, यानी औरंगजेब असद खान से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें कारण और कारण ये है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के लिए प्रचलित नियमों को न्यू करने का प्रयास करता है। एंड आर है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? अनिल ए आर का कथन यानी कारण दोनों सही है परंतु आर कथन का सही व्याख्या नहीं है कारण का। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राय सीए देवनागरी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो कौन? तो अकबर चलाता है। ठीक है, यानी अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सीए यानी राम सीए देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल पर शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। ठीक है, कि शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। कौन? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर चलाता है। ठीक है, मुगल शासक में यानी शाहरुख नामक चांदी का सिक्का कौन? तो बाबर चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या चीज था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण करने का तरीका। ठीक है, आगे आपके कि अकबर के शासनकाल में दक्कन निम्न में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? क्या? तो हल्की संख्या के आधार पर इसमें होता था। ठीक है, भू राजस्व की वसूली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के राजवहा को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो किसने? तो साहब नहर का। ठीक है, ये साहब नहर का। नेक्स्ट है कि आपका मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है,
मुगल काल में विषय यानी ठीक है, मुगल चित्रकला में विषय कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, डी यानी ये युद्ध दृश्य होता था, पशु पक्षियों और प्राकृतिक दृश्य भी होता था, दरबारी चित्र था, मतलब सभी था इसमें। मुगल चित्रकला में इन सभी कथनों, इन सभी चीजों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट की चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ किया गया था, यानी चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ कब, यानी किसके? तो हुमायूं ने शुरू कर था, यानी प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल काल ने चित्रकारी यानी चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो कौन बनवाता है? तो हुमायूं ने बनवाता है। यानी मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए अलग से कारखाना बनवाता है, तो हुमायूं बनवाता है। आगे की चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? किसमें? तो काली घाट पर। ठीक है, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी यानी राजस्थानी यानी कांगड़ा जिला को प्रभावित किया था, परंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? तो अली सम्मद एंड वीर सैयद अली। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट किसके राज दरबार में थे? तो किसके? तो अकबर के राज दरबार में थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन? तो दसवंत और बसावन। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में होता है? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में? तो ये अकबर के दरबार में होता है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। ठीक है, निम्नलिखित में से जहांगीर चित्रकारी थे नीचे कूट में जहांगीर के चित्रकारी कौन थे? ठीक है, तो इसमें जहांगीर के चित्रकारी आपका हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 में कौन कौन सा है? तो आपका अबुल हसन एंड अका रिजा। ठीक है, अबुल हसन और अका रिजा। मुगल चित्रकला के किसके शासनकाल में उन्नति था? तो किसके? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, सबसे उन्नति का काल था मुगल चित्रकला में। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? किस कला को? तो ये चित्रकला को दिया था। ठीक है, चित्रकला को। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूपों का अधिक जोर दिया था? तो किसने? तो जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल। ठीक है, और कौन सा है? तो निम्नलिखित में से किस कला को विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? तो ये चित्रकला को दर्शित करता है। ठीक है, आगे आपका कि किशनगढ़ शैली यानी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? किसके? तो वीणा बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी संगीत। ठीक है, यानी औरंगजेब किसमें इसका दर्जा था? कौन सा संगीत में? तो वीणा को बजाने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, प्रातः काल में जो गाया जाता था राग क्या चीज है? तो उसको बोलते हैं हम लोग तोड़ी। ठीक है, तोड़ी। तोड़ी राग, तोड़ी राग प्रातः काल में गाया जाने वाला एक राग है। यह राज दरबारों, भाटों एवं चरणों में गाया जाता था। ठीक है, तानसेन, बेजू बावरा। ठीक है, तानसेन, बेजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास अनुयायियों ने संगीत यानी कितने संगीत आचार्य केंद्र थे? तो कितने? तो 5 है। ठीक है, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मियाँ तानसेन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी मियाँ तानसेन के संदर्भ में तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन दिया था, यह दी गई उपाधि तानसेन थी, यानी ऑप्शन ए सही। ठीक है, आगे आपका कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकी सम्मिलित था। तो ध्रुपद सम्मिलित था, तो तानसेन और हरिदास सम्मिलित था। ठीक है, यानी अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ठीक है, विलास खान जहांगीर और विलास खान ये जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? मतलब स्थित है कहाँ पे? तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा। तानसेन का मूल नाम क्या चाहिए? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम। निम्नलिखित राजाओं में से कितने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो किसने? तो भाटा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? तो कौन? तो माल गुर्जरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? कौन? तो अकबर।
अकबर। मुगल मुगल शासक अकबर, ठीक है, नगाड़ा बजाने में प्रवीण थे, ठीक है, और इन्हें लाला लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मुगल साहित्य में आगे कि मुगल साहित्य में कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था, ठीक है। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी, गुलबदन की बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे, किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, ठीक है, मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा, तो महाअनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने यानी मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया, तो महाअनगा के द्वारा किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो कौन, तो ताजुल माली, ठीक है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। निजामी, ख्वाजम मीर, मोहम्मद काजिम और भीमसेन, ठीक है। तो आपका कौन सा, तो हसन हसन निजामी, हसन निजामी आपका ताजुल मासिर से हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका ख्वान मीर आपका हुमायूंनामा से हो जाएगा, ठीक है। एंड मोहम्मद काजिम आपका आलमगीर नामा से, एंड भीमसेन से आपका नुक्स ए दिलखुश से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ भी देख सकते हैं, हसन निजामी ताजुल महामासिर से, ख्वाद मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा एंड भीमसेन नुक्स ए दिलखुश, ठीक है। यहाँ भी मैच करना, अनि दाऊद, ठीक है, दाऊद मुल्ला दाऊद आपका चंदा यहाँ से हो जाएगा, दामोदर कवि आपका पद्मावती कथा से हो जाएगा, सोमनाथ का संबंध राग विभोद से, और खुसरो अस्सिका से, ठीक है। आगे कि आपका आलम, इसमें पुस्तक और लेखक के बारे में दिया हुआ, ठीक है। तो आलमगीर नामा, ठीक है, आलमगीर नामा आपका मिर्जा मोहम्मद कासिम इससे रिलेटेड है। एंड तबाकत ए अकबरी, ठीक है, तबाकत निजामुद्दीन मोहम्मद से हो जाएगा। एंड चार चमन का संबंध चंद्र भान ब्रह्मन से, और लास्ट बच्चा इससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तबाकत ए अकबरी किसने लिखता है, तो तबाकत ए अकबरी कौन लिखता है, तो अब सॉरी निजामुद्दीन अहमद लिखता है, ठीक है। तुरंत देखे तो ऊपर में किस निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका, तो अब्दुल रहीम खान खान का, यानी हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज्यादा योगदान था अब्दुल रहीम खान खान का, ठीक है। आगे क्या आपका भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे, तो ये शाहजहां के शासन काल में एक राजकीय इतिहासकार, ठीक है। शाह शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे, यानी शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, तो बाबर बाबर यानी तुजुक बाबरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तुगलका नामा ये इब्न बतूता ये सही नहीं है, ठीक है। यानी तुगलका नामक लेखक कौन सा, अमीर खुसरो था, जबकि इब्न बतूता ने अपना याते रहला हानि पुस्तक लिखा था, ठीक है। अनवर अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, तो यह पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का। नेक्स्ट है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ नामक निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया था, कौन, तो अकबर, ठीक है, अकबर। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो कितने, 7 वर्षों में पूरा किया गया था, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया जाता है, ठीक। आगे कि आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखे गए थे, तो आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी जाता है, तो अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, इसमें अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है आईने ए अकबरी, ठीक। नेक्स्ट है कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या था, मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी था। नेक्स्ट है कि मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी, तो यह फारसी, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मुगल कालीन ग्रंथ में मसीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तेद खान की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है। यानी भीमसेन कायस्थ का संबंध किससे है? तो तारिक ए दिलखुश से। ठीक है। तो यानी आपका ए का 4 से आपको लगता है एक ही ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यानी भीमसेन कायस्थ का संबंध तारिक ए दिलखुश से, चंद्रभान प्रमाण का चार चमन से है, ईश्वर दास नागर फुतुहातु ये आलमगीरी से है, एंड सुजन नारायण भंडारी का संबंध खुलासत उल तवारिक से है। ठीक है। नस्तलीक नस्तलीक क्या चीज है? तो नस्तलीक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हृदय कवि हृदय कवि राजा नकरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो कौन? तो राजा सावंत सिंह ने। ठीक है। सावंत सिंह थे तो छंद लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट आपके मुगल कालीन विविध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न रहता ही है। ठीक है। तो क्या है प्रश्न? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपका जहांगीर थॉमस सर थॉमस ये मैच नहीं करता है। ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो के खदानों की विस्तृत चर्चा करता है? तो कौन करता है? तो आपका जॉ बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है? ठीक है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंदिर के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसका? तो विलियम फिंच का कथन है। ठीक है। विलियम फिंच का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है। यानी रॉल्फ हॉकिंस हॉकिंस का काल था आपको 1608 से यानी 11 के बीच में। ठीक है। 1608 से 11। थॉमस रो ठीक है। थॉमस रो 1615 से 1619, एंड मनुची आपका 1653 से 1708, एंड रॉल्फ फिंच ये 83 से 86 है, 85 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 83 से 86, रॉल्फ फिंच 83 से 86 है। ठीक है। इसमें भी काल क्रमानुसार मैच करना है। ठीक है। नहीं, सबसे पहले कौन है उसके बाद कौन है? तो फर्स्ट यानी जहांगीर हो जाएगा। ठीक है। यानी जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, एंड लास्ट आपका बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसमें भी मैच करना है काल क्रमान अनुसार। चंगेज खान, फिर तैमूर खान। ठीक है। चंगेज खान, तैमूर, उसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय गढ़ था। ठीक है। बाबर ने दिल्ली के सल्तनत के स्थापना करता है, और शाहजहां ने उत्तराधिकार का लड़ा था, और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। तो कौन जगह? यानी अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत को लड़ा था, ये सही है। एंड आपका अनीस जहांगीर ने सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। ठीक है। ये दोनों गलत है। मैच करना, इसमें घटनाओं को सुमेलित करना। ठीक है। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कल्याण। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई, और अकबर और हेमू के बीच लड़ाई यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? तो ये 1761 में होता है। ठीक है। उसके बाद आपका हेमू और अकबर के बीच होता है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है। उसके बाद बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होता है, और एक लास्ट बचा, एक ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से? यानी हेमचंद्र और हेमू के नाम से जानते हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है। अंतिम सूर्य इनको हम लोग द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इससे मैच करना पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का दूसरा 1192, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाएगा, और अकबर की मृत्यु 1605 में। ठीक है।
यहाँ भी देख सकते हैं तराइन का दूसरा युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605 एंड औरंगजेब की मृत्यु 1707 एंड पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, इसमें भी हमको मैच करना यानी किसके किससे हम देख लेते हैं विश्लेषण। यानी हल्दी घाटी का युद्ध यानी अकबर से युद्ध है, और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं यानी शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का युद्ध यानी जहांगीर एंड खानवा का युद्ध बाबर राजस्थान के विरुद्ध। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, भारत पर नादिर शाह का 1739 में होता है। ठीक है, एंड मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान शिवाजी का देहांत 1680 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त होता है। ठीक है, और अकबर का राज्यरोहण 1556 में, और पंजाब के गुरदासपुर जिले में, ठीक है, कालानूर नामक स्थान पर, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, 1576 में। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर। इसमें मैच करना है पानीपत का तृतीय युद्ध यानी 1761 कैसे हो सकेगा, हल्दी घाटी का युद्ध है। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध आपका किससे हो जाएगा, अभी तो 1576 में। ठीक है, बी का 3, इससे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा युद्ध कालीन तथा वर्ष यानी सुमेलित है, तो कौन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से युद्धों को काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित हम लोग करते हैं। यानी खानवा का युद्ध 1527 में होता है सबसे पहले, उसको घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, एंड चौसा का युद्ध 1539 में, एंड लास्ट सामूगढ़ 1658 में। ठीक है, आगे कि आपका निम्नलिखित है इसको भी काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें चंदेरी का युद्ध 1528 में, एंड चौसा का 1539, कन्नौज या बिलग्राम का 1540, और तालीकोटा का युद्ध 1565 के द्वारा। इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर बल्ख कैसे, यानी बल्ख का युद्ध यानी किसी काल में, तो यह शाहजहां के काल में होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि अली अता अली खान, अता अली खान किसका उपनाम है, यानी किसका नाम, तो अता अली खान तानसेन का प्रारंभिक नाम था। इस तानसेन का प्रारंभिक नाम रामधनु पांडे था। इस्लाम धर्मांतरण के पश्चात उसका नाम अता अली खान था। ठीक है, अता अली खान। नेक्स्ट है कि इसको भी सूची 1 के साथ सूची 2 से मैच करना है। इकता इकता आपका दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड, जागीर आपका जागीर, ठीक है, जागीर यानी मुगल से हो जाएगा, अम्बरम अम्बरम आपका विजयनगर से, और मुसाका मुसाका आपका मराठा से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका कि मुगल काल में बंदरगाहों को किसको यानी बुक्का यानी बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा था, तो किसको हम लोग सूरत से यानी सूरत को ही कहा था, क्योंकि मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर हज यानी हज यात्रा मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल, ठीक यानी बाबुल मक्का या मक्का द्वार के कहा जाता है। ठीक है, मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया था, यानी किससे लिया था, तो यह पारसियों से लिया था नवरोज त्योहार। नेक्स्ट है कि आपको मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है कहाँ पे, तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट की निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा पद्मामिनी, उसके बाद दुर्गावती, एंड आपका ताराबाई, एंड लास्ट अहिल्या बाई। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो इस डी यानी अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में है। ठीक है, इसमें विचार करना है इसमें कौन सा कथन सही है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा खान का निर्माण सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, एंड सेकेंड है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर यानी संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो नहीं एक और नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका इसमें कौन सुमेलित नहीं है।
ठीक है, तो इसमें जहांगीरी महल कहाँ पे, बुरहानपुर, और ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो जहांगीरी महल कहाँ पे है, तो ये आगरा में है, ना कि बुरहानपुर में होकर। ठीक है, यहाँ पे इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीर महल का प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है। ठीक है, इसमें भी सूची काल क्रम अनुसार इसको मैच करना है। ठीक है, तो पहले अटाला का मस्जिद हो जाएगा, उसके बाद आपका शेरशाह की मकबरा, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली, एंड लास्ट आपका रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद है। ठीक है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो बाबर यानी बाबर आपका जामा मस्जिद संभल हो जाएगा। हुमायूं हुमायूं यानी दीनपना, एंड अकबर अकबर आपका अकबर जहांगीरी महल, एंड जहांगीर एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, ये सब सही था। नेक्स्ट है कि आपका कुतुब मीनार यानी इमारतों और शासकों से इसमें मैच करना है। तो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार आपका किससे था, इल्तुतमिश हो जाएगा। गोल गुम्बद आपका मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा आपका अकबर, एंड मोती मस्जिद औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत मैचें करना है, दिया हुआ है। आगे कि इसमें इसमें भी इसको काल कर्म अनुसार इसको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यानी चौसा का युद्ध, उसके बाद तालिकोटा, फिर लास्ट में कन्नौज का युद्ध। ठीक है, डेट वाइज देख चुके थे, यानी खानवा का युद्ध कब होता है, तो 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540, एंड तालिकोटा का युद्ध 1565 में होता है। ठीक है, 1565 में। नेक्स्ट है कि आपका इसमें भी मैच करना है, स्मारक है और निर्माण करता कौन है इसमें। ठीक है, तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, इसका कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ही हो जाएगा, एंड मोती मस्जिद जो आगरा का है वो शाहजहां, और जो मोती मस्जिद जो दिल्ली का है वो हमारा औरंगजेब का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल में मौलिंग क्या था, तो मुगल काल में मौलिंग एक जहाज न होकर एक जहाज का कर्मचारी होता था। ठीक है, मौलिंग क्या था, तो यह जहाज न होकर एक जहाज का कर्मचारी होता था। ठीक है, आगे की भारतीय इतिहास मध्यकाल के बंजारे कौन थे, तो मध्यकाल के बंजारे कौन थे, तो ये व्यापारी थे मध्यकाल के बंजारे। लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जरीब आपका एक प्रकार का कर था। ठीक है, कर नहीं था, जरीब। तो जरीब क्या चीज था, तो कर नौकर भूमि माप है, तो इसका प्रयुक्त होता था यानी मुगल काल में। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कि सिख संप्रदाय, यानी सिख संप्रदाय से भी आपका एक प्रश्न रहता है। तो चलिए देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करता है, तो गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो किसे करता है, तो लहना को। ठीक है, लहना को हम लोग गुरु अंगद के नाम से जानते हैं। किस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु मुखी प्रारंभ करता है, तो कौन, तो गुरु अंगद ने दूसरे गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ करता है। ठीक है, इसको हम लोग गुरुमुखी लिपि का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था कौन, तो अमृतसर को गुरु रामदास ने स्थापित करता है। ठीक है, और जिसको अकबर ने इसको, ठीक है, कौन, तो अकबर ने इसको 500 बीघा जमीन भी दान देता है। ठीक है, आगे है कि किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन, तो कि रामदास ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो अर्जुन देव आदि ग्रंथ। ठीक है, रचना क्या था। नेक्स्ट है किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से किया था, तो कौन, तो गुरु अर्जुन देव, पांचवे गुरु। ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था, तो कौन करता है, तो गुरु अर्जुन देव ही करता है। ठीक है, निम्नलिखित इसमें तालिकाओं तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन, तो एक अर्जुन देव और दूसरा नौवें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, नौवें गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव को कौन देता है, तो इसको हम लोग जहांगीर के विद्रोह के समय इसको देता है, और तेग बहादुर को कौन, तो इसमें औरंगजेब इसको देता है मृत्यु दंड। ठीक है, किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब जिम्मेदार था, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो किसके लिए, तो गुरु तेग बहादुर और नौवें गुरु।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो कहाँ पे? तो हेमकुंड। ठीक है, हेमकुंड कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पटना किस सिख गुरु का जन्म स्थल था? किस सिख गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, 10वें गुरु किसकी समाधि के कारण नांदेड़ यानी गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसको? तो गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें से किसमें? तो उसमें सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, लास्ट आपका है इधर कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों के खालसा रूप में रूपांतर किया था? कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, तो खालसा पंथ कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1699 से जोड़ लीजिए यानी 1700 मान लेते हैं और 1700 इसमें जाएगा 300 तो 300 वर्ष पहले हो जाएगा। ठीक है, तब हो जाएगा यहाँ पे 2000 के आसपास। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना करता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, लास्ट आपके खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? यानी खालसा के संस्थापक गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह थे। एंड आपका बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव या लक्ष्मण देव था। ठीक है, लक्षण देव या लक्ष्मण देव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मराठा राज्य और संघर्ष। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।